सर्दियों की सुबह को बाजार तकरीबन सुनसान पड़े थे। अभी अंधेरा था। सर्दियों में रात के 4-5 बजे तक अंधेरा होता है। एक जगह से उसे टैक्सी मिल गई। वो टैक्सी लेकर हाजी साहब के होटल में आ गया। होटल बंद था। चौकीदार होटल के दरवाजे पर मुंह सर लपेटे बैठा जाग रहा था। हाजी साहब ने उसे बता दिया था कि इमरान बरेली से सुबह 4 बजे की गाड़ी से आ रहा है। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। इमरान ऊपर अपने खास कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। दिन निकलते ही हाजी साहब भी आ गए। इमरान को देखकर बोले, तुम्हारे फ्रंटियर मेल के दिल्ली से बंबई तक के 2 टिकट मैंने मंगवा रखे हैं। एक तुम्हारा और दूसरा टिकट जिब्रान का है। जिब्रान तुम्हें स्टेशन पर ही मिलेगा। फ्रंटियर मेल अमृतसर से चलकर ठीक 7:15 बजे दिल्ली पहुंचती है। तुम 6:30 बजे तक स्टेशन पर पहुंच जाना। बंबई पहुंचने के बाद तुम बंबई के इलाके मुतंगा में कॉलेज रोड पर सत्तार सेठ पार्टी डेकोरेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिस में जाओगे। सेठ सत्तार को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अब मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ से ठीक 6 बजे टैक्सी पकड़कर स्टेशन रवाना हो जाना। ये लिफाफा अपने पास रखो। लिफाफा इमरान के हवाले करके हाजी साहब वापस चले गए। उनके जाने के बाद इमरान ने लिफाफा खोला। उसमें 500 रुपए के करेंसी नोट थे। इमरान ने लिफाफा वॉस्कट की जेब में रख लिया और सुबह के 6 बजने का इंतजार करने लगा। पूरे 6 बजे इमरान स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। टिकट उसके पास था। वो प्लेटफॉर्म पर एक कोने में होकर बेंच पर बैठ गया। उसकी निगाहें प्लेटफॉर्म पर कमांडो जिब्रान को तलाश कर रही थी। आखिर वो उसे नजर आ गया। उसने इमरान को दूर ही से देख लिया था। वो खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। दोनों इस तरह बैठे थे कि अगर कोई देखे तो यही समझे कि दोनों अजनबी मुसाफिर हैं और एक दूसरे से वाकिफ नहीं हैं। उनके करीब एक बूढ़े सरदार जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, मगर वो बेंच के दूसरे कोने पर बैठे थे। कमांडो इमरान ने बड़ी धीमी आवाज में जिब्रान की तरफ देखे बगैर कहा, तुम अलग डिब्बे में बैठोगे। हमारी मुलाकात बंबई स्टेशन पर होगी। ये कहकर कमांडो इमरान उठकर किताबों रिसालों के स्टॉल पर चला गया। वैसे तो वो एक रिसाले को देख रहा था, मगर हकीकत में वो स्टॉल पर सामने लगे आईने में से अपने अकब में देख रहा था। उन दोनों को इंटेलिजेंस वालों से चौकन्ना होकर रहना पड़ता था। उस वक्त तक उनके पीछे कोई नहीं लगा था। इसकी वजह यह भी थी कि दोनों हिंदुआना लिबास में थे और पेशानी पर तिलक भी लगा हुआ था। जिब्रान के सर पर गांधी कैप भी थी। गाड़ी 1 घंटा लेट थी और 7:15 बजे की बजाय 8:15 बजे के करीब दिल्ली स्टेशन में दाखिल हुई। फ्रंटियर मेल का नाम अभी तक फ्रंटियर मेल ही था। बाकी तकरीबन तमाम गाड़ियों के नाम तब्दील कर दिए गए थे। कोई जनता एक्सप्रेस थी, कोई पूजा एक्सप्रेस और किसी का नाम राजधानी एक्सप्रेस रख दिया गया था। जिब्रान और इमरान अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के डिब्बों को देख लिया था। दिल्ली बहुत बड़ा जंक्शन था, बड़ा स्टेशन था। ट्रेन तकरीबन निस्फ घंटा ठहरी रही। उसके बाद वो बंबई की जानिब रवाना हो गई। सफर काफी लंबा था। रास्ते में भारत के बड़े बड़े शहर आते थे। सारा दिन और सारी रात ट्रेन का सफर जारी रहा। दूसरे दिन दोपहर के बाद ट्रेन बंबई सेंट्रल के स्टेशन पर आकर रुक गई। जिब्रान और कमांडो इमरान एक दूसरे से अलग अलग उतरे और स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन से बाहर आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हो गए। अगरचे बंबई के इलाके मुतंगा के लिए लोकल ट्रेनें भी चलती थीं, मगर उन्होंने लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़ में सफर करने से गुरेज किया और एक टैक्सी ले ली। मुतंगा बम्बे सेंट्रल के स्टेशन से काफी फासले पर है। उन्हें काफी वक्त लग गया। कॉलेज रोड मुतंगा रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब है। ये इस एतबार से भी मशहूर सड़क है कि राज कपूर फैमिली की पुरानी कोठी उसी सड़क पर थी और उदम प्रकाश वगैरह भी उसी सड़क पर रहते थे। शुरू में उस सड़क पर सिर्फ बंगले और कोठियां ही थीं। अब यहाँ शॉपिंग प्लाजा और कारोबारी दफातर भी कायम हो गए हैं। जिब्रान कहने लगा, सत्तार सेठ पार्टी डेकोरेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का बोर्ड यहीं कहीं होना चाहिए। उन्होंने टैक्सी छोड़ दी थी और कॉलेज रोड पर पैदल चले जा रहे थे। आखिर एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर उन्हें ये बोर्ड नजर आ गया। वो दफ्तर में दाखिल हो गए। काफी बड़ा दफ्तर था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उनसे पूछा कि उन्हें किससे मिलना है। इमरान ने कहा, हमें सेठ साहब से मिलना है। क्या वो ऑफिस में ही हैं? लड़की ने इंटरकॉम फोन का नंबर घुमाते हुए पूछा, आपका नाम? इमरान ने कहा, अब्दुल गफ्फार। मैं दिल्ली से आया हूँ। सत्तार सेठ को इमरान और जिब्रान के आने की इत्तला मिल चुकी थी और उसे ये भी बता दिया गया था कि वो अब्दुल गफ्फार के फर्जी नाम से मिलेंगे। लड़की ने इंटरकॉम पर सत्तार सेठ से कहा कि दिल्ली से मिस्टर अब्दुल गफ्फार आए हैं। उसके बाद लड़की ने इमरान से कहा, तशरीफ ले चलें। सामने वाला कमरा सेठ साहब का है। सत्तार सेठ की फोटो इमरान और जिब्रान दोनों ने अच्छी तरह से देख रखी थी। उन्हें सेठ को पहचानने में देर न लगी। सत्तार सेठ को भी इमरान और जिब्रान दोनों की तस्वीरें बजरिया रजिस्ट्री डाक मिल चुकी थीं। उसने भी दोनों को पहचान लिया। फिर भी सत्तार सेठ ने खास कोड अल्फाज में इमरान को एक जुमला बोला, जिसके जवाब में इमरान ने भी सही खुफिया जुमला बोल दिया। सत्तार सेठ उस वक्त अपने सजे हुए कमरे में अकेला था। उसने इमरान और जिब्रान को बारी बारी बड़े गौर से देखा। सत्तार सेठ का वही हुलिया था जो उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो में था।
चेहरे के नपुश में कोई खास बात नहीं थी, बड़ा नॉर्मल चेहरा था। सिर्फ आंखों में एक खास चमक थी जिससे पता चलता था कि ये शख्स बड़ा ज़हीन और गहरा है। सत्तार सेठ ने इमरान से कहा, तुम लोग मेरे रेस्ट हाउस में जाकर थोड़ा आराम करो, मैं वहां फोन कर देता हूँ। अगर खाना नहीं खाया तो वहीं खाना भी खाना, मैं तुम्हें शाम को आकर मिलूंगा। उसके बाद उसने रेस्ट हाउस फोन करके अपने मुलाजिम अब्दुल चाचा को कहा, अब्दुल चाचा, दिल्ली से मेरे खास मेहमान आए हैं, वो कुछ दिन रेस्ट हाउस में कयाम करेंगे, इनका खास ख्याल रखना, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सत्तार सेठ ने अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें रेस्ट हाउस पहुंचा दो। इमरान और जिब्रान उठ खड़े हुए और सत्तार सेठ का शुक्रिया अदा करके उससे हाथ मिलाकर ड्राइवर के साथ दफ्तर से बाहर आकर सत्तार सेठ की कीमती और आरामदेह कार में बैठकर उसके रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए। सत्तार सेठ ने शहर से कुछ फासले पर समंदर के किनारे ये रेस्ट हाउस बनाया हुआ था। ये 2 मंजिला बंगला नुमा इमारत थी। अब्दुल चाचा ने उनका खैर मकदम किया और पहली मंजिल का कोने वाला पोर्शन खोल दिया। बेडरूम में 2 बिस्तर अलग अलग लगे हुए थे। ड्राइंग रूम की आराइश बड़ी पुरकशिश थी, टीवी वगैरह मौजूद था। समंदर की तरफ से बड़ी खुशगवार हवा आ रही थी। अब्दुल चाचा ने पूछा, साहब खाना लगा दूं? वो बोला, जी लगा दो। खाना भी बड़ा पुरतकल्लुफ था। बहरहाल खाना वगैरह खाकर इमरान और जिब्रान बाहर बरामदे में आराम कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। जिब्रान बोला, हमें सबसे पहले ताजमहल होटल का जायजा लेना चाहिए और किसी तरीके से ये पता करना चाहिए कि रूसी वफ्द किस विंग में आकर ठहरेगा। इमरान ने कहा, ये शायद होटल की इंतजामिया को अभी खुद भी मालूम नहीं होगा, और अगर मालूम होगा भी तो वो नहीं बताएंगे। इंटेलिजेंस वालों ने उन्हें मना कर रखा होगा, इससे हम खामखा इंटेलिजेंस वालों की निगाहों में आ जाएंगे। जिब्रान बोला, ठीक है, हम नहीं पूछते, लेकिन हमारा अपने तौर पर वहां जाकर होटल का जायजा लेना बहुत जरूरी है। इमरान बोला, इस सिलसिले में सत्तार सेठ से मशवरा भी जरूरी है। हो सकता है उसके जहन में कोई दूसरा मंसूबा हो। उसे हमारे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। बंबई का मौसम खुशगवार था, दिल्ली वाली सर्दी नहीं थी। देर तक दोनों कमांडो दोस्त बरामदे में बैठे अपने मिशन के नशेबो फराज पर गुफ्तगू करते रहे। शाम के वक्त दोनों उठकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद सत्तार सेठ भी आ गया। उसने अब्दुल को चाय लाने के लिए कहा। कुछ देर वो इमरान और जिब्रान के साथ बंबई के मौसम वगैरह के बारे में बातें करता रहा। अब्दुल चाय रख कर चला गया तो सत्तार सेठ ने कहा, इतनी इत्तला यहाँ मुझे भी अपने जराए से मिल चुकी है कि अगले माह के पहले हफ्ते में रूस का एक तिजारती वफ्द आ रहा है, और बज़ाहिर ये तिजारती वफ्द है लेकिन मुआहिदा करने के लिए आया है। ये भी मालूम हुआ है कि वफ्द ताजमहल होटल में ठहरेगा। अभी उस वफ्द की आमद में पूरे 10 दिन रहते हैं। तुम्हारे जहन में अगर कोई मंसूबा है तो मुझे बताओ, ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। कमांडो इमरान ने कहा, अभी तक तो हमने कोई मंसूबा नहीं बनाया। इसके लिए सबसे पहले हमें ताजमहल होटल में जहाँ ये वफ्द ठहरेगा और जहाँ मुआहदे पर दोनों मुल्कों के दरमियान दस्तखत किए जाएंगे उसका इल्म बड़ा जरूरी है। उसके बाद ही किसी मंसूबे पर गौर किया जा सकता है। सत्तार सेठ ने चाय का घूंट भरने के बाद सिगरेट सुलगा लिया और बोला, उसकी तुम फिक्र न करो, ये मैं अपने खुफिया जराए से मालूम कर लूंगा, लेकिन सवाल यह है कि फौजी पैक्ट की नकल तुम लोग कैसे हासिल करोगे। जहां तक मेरा ख्याल है मुआहदे की फाइल की 2 कॉपियां होंगी। एक कॉपी भारतीय वफ्द के पास रहेगी और दूसरी रूसी वफ्द के पास होगी। दोनों मुआहदे की फाइल को इंतहाई राजदारी और हिफाजत से रखेंगे। वहां सिक्योरिटी का भी जबरदस्त इंतजाम होगा। इंटेलिजेंस ने सारे होटल को घेरे में ले रखा होगा। ये पता करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि रूसी वफ्द और भारतीय वफ्द ने मुआहदे की दस्तावेज किस जगह रखी हुई है। वो तो उसकी हवा तक नहीं लगने देंगे। इमरान और जिब्रान खामोश रहे, उन्होंने कोई तबसरा न किया। सत्तार सेठ भी खामोश हो गया। लगता था कि उसका जहन बड़ी तेजी से कुछ सोच रहा है। कहने लगा, लेकिन हमें ना उम्मीद भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास यहाँ और ताजमहल होटल में भी ऐसे जराए हैं कि कोई न कोई सूरत निकल आएगी। तुम लोग अभी कुछ देर सब्र करो और यहाँ आराम करो। मैंने तुम्हारे आने से पहले कुछ आदमियों की ड्यूटी लगा दी थी कि वो ये मालूम करें कि रूस का तिजारती वफ्द होटल के कौन से विंग में ठहरेगा और मुआहदे पर दस्तखत कौन से हॉल में होंगे। ताजमहल होटल के 6-7 हॉल हैं। एक उनका खास VIP मीटिंग रूम है। बहरहाल 2-1 दिन में कुछ न कुछ जरूर मालूम हो जाएगा। कमांडो जिब्रान ने कहा, हमारा ख्याल है कि हमें ताजमहल होटल का एक नजर जायजा लेना चाहिए। इस पर सत्तार सेठ ने कहा, मैं समझता हूं कि इस वक्त तुम्हारा होटल में जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इंटेलिजेंस वालों की एक पार्टी इस वक्त होटल में मौजूद है और कोई पता नहीं ये लोग किस भेस में होटल की निगरानी कर रहे हैं। इस तरह तुम खामखा इंटेलिजेंस की निगाहों में आ जाओगे। सत्तार सेठ का मशवरा बड़ा सही था। इमरान और जिब्रान ने उसका मशवरा कबूल किया।
दोनों कमांडोज दिन का वक्त रेस्ट हाउस में ही गुजारते। किसी दिन सिर्फ शाम को अंधेरा हो जाने के बाद गाड़ी लेकर बंबई के साहिल समंदर की तरफ निकल जाते। कुछ वक्त वहां टहलते और अपने मिशन के बारे में गुफ्तगू करते और घंटे 1.5 घंटे के बाद वापस रेस्ट हाउस आ जाते। इसी तरह 6-7 दिन गुजर गए। उनकी इत्तला के मुताबिक रूसी वफ्द के आने में 3-4 दिन बाकी रह गए थे। सत्तार सेठ पल पल की खबर रख रहा था। वो रात को थोड़ी देर के लिए इमरान और जिब्रान से मिलने रेस्ट हाउस जरूर जाता था। एक रात आया तो लगता था कि वो कोई नई खबर लाया है। वो इमरान और जिब्रान को लेकर कमरे में आकर बैठ गया। कहने लगा, नई इत्तला ये मिली है कि रूस का वफ्द तो अपने खास तैयारे में आ रहा है, लेकिन इस दौरान रूस का एक तिजारती जहाज भी बंबई की बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसकी समझ नहीं आई कि ये तिजारती जहाज किस लिए आया है और ऐन उसी वक्त क्यों आया है जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक खुफिया जंगी मुआहिदा होने वाला है। कमांडो जिब्रान ने कहा, हो सकता है रूस का तिजारती जहाज तिजारत का माल लेकर आया हो। सत्तार सेठ बोला, रूस के तिजारती जहाज तो सामान्य तिजारत लेकर भारत आते ही रहते हैं, लेकिन उस जहाज का ऐन उस वक्त आना जब भारत और रूस के माबैन जंगी मुआहिदा होने वाला है, बड़ा मानी खेज है। बहरहाल मेरे आदमी खोज लगा रहे हैं, कल तक कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा कि असल बात क्या है। कमांडो इमरान ने पूछा, क्या इस सिलसिले में कुछ मालूम हुआ है कि रूसी वफ्द ताजमहल होटल के किस विंग में ठहरेगा और मामले पर दस्तखत कौन से कमरे में होंगे? सत्तार सेठ कहने लगा, मेरा ख्याल है इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। मालूम करने वाली असल बात यह है कि मुआहिदे के बाद दोनों मुल्कों के वफ्द मुआहिदे की दस्तावेज किस जगह रखेंगे। कमांडो जिब्रान बोला, भारतीय वफ्द के अरकान तो मेरा ख्याल है मुआहिदे की दस्तावेज कड़ी हिफाजत में अपने साथ ही दिल्ली ले जाएंगे और उसी रोज खास तैयारे के जरिए वापस चले जाएंगे, जबकि रूसी वफ्द उस दस्तावेज को अपनी तहवील में रखेगा और जहां वो ठहरे हुए होंगे ये दस्तावेज भी उनके पास ही होंगी। इस तरह अगर हम उस दस्तावेज को हासिल करने के वास्ते दिल्ली का रुख करेंगे तो उसमें कामयाबी का इम्कान 1% से भी कम है, क्योंकि ये भारतीय सरकार के वॉर ऑफिस की टॉप सीक्रेट दस्तावेज होगी जो इंतहाई खुफिया तरीके से 1001 तालों के अंदर रखी जाएगी, जबकि रूसी वफ्द इस दस्तावेज के साथ ताजमहल होटल में ही होगा और उनके कमरे से उस दस्तावेज को उड़ाने या उसकी नकल उतारने के इम्कानात ज्यादा होंगे। सत्तार सेठ बड़े गौर से जिब्रान का बयान सुन रहा था। जब उसने बात खत्म की तो वो बोला, तुम्हारे ख्याल में रूसी उस दस्तावेज की हिफाजत से गाफिल होंगे? कमांडो इमरान ने कहा, गाफिल तो हरगिज नहीं होंगे, लेकिन रूसियों को उस दस्तावेज को ज्यादा से ज्यादा खुफिया रखने की उतनी जरूरत नहीं होगी जितनी जरूरत भारत सरकार को होगी। रूस तो अंदर से चाहता होगा कि दूसरे ममालिक के लोगों को भी मालूम हो जाए कि रूस ने भारत के साथ दोस्ती का हक अदा किया है और मुसीबत के वक्त रूस अपने दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करता। रूस को इससे नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि उसके खिलाफ पहले ही ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुश्किल के वक्त रूस साथ नहीं देता और ये कि रूस खुद एक कमजोर और इक्तिसादी एतबार से गरीब मुल्क है, वो दोस्तों की क्या मदद करेगा। इमरान की ये दलील किसी हद तक वजन रखती थी। सत्तार सेठ भी कुछ कुछ कायल नजर आया। कहने लगा, मैं समझता हूँ अगर तुम्हारी ये दलील गलत भी हो तब भी दिल्ली वॉर ऑफिस से उस सीक्रेट दस्तावेज को चुराना ज्यादा मुश्किल है, जबकि रूसी वफ्द के कब्जे से ये दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे कुछ आदमी मुख्तलिफ भेस में ताजमहल होटल में काम करते हैं और होटल की इंतजामिया में भी शामिल है, क्योंकि उस होटल में भारत सरकार की आला सरकारी तकरीबात होती रहती हैं और उन तकरीबात से हमें भारतीय हुकूमत के पास बड़े अहम अंदरूनी राज हासिल होते हैं। जिब्रान ने कहा, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अगर बफर्जे मुहाल हम रूसी वफ्द से खुफिया दस्तावेज हासिल करने में नाकाम हो गए तो हम दिल्ली दफ्तर जंग का रुख कर सकते हैं। फिर हम इस जज्बे के साथ ये कमांडो एक्शन करेंगे कि हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है और जो कुछ करना है उसी कमांडो एक्शन में करना है। आखिर में यही तय पाया कि सारी तवज्जो रूसी वफ्द पर मरकूज की जाए और अपने तमाम खुफिया जराए काम में लाते हुए ये मालूम किया जाए कि रूसी वफ्द के अरकान होटल के कौन से फ्लोर में किस स्वीट में ठहरेंगे, उन कमरों का महल वकू क्या होगा और उनकी खिड़कियां किस तरफ खुलती होंगी। गरज के तमाम तफसीलात पहले से ही मालूम कर ली जाएं ताकि उनकी रोशनी में कमांडो एक्शन का मंसूबा तैयार किया जाए, क्योंकि ये तयशुदा बात थी कि रूसी वफ्द मुआहिदे की दस्तावेज को ना तो बंबई के किसी बैंक के लॉकर में जमा करवाएगा और ना उसे किसी के हाथ मॉस्को भिजवाएगा। दस्तावेज वफ्द के कब्जे में ही होगी और वफ्द का सरबराह जिस कमरे में होगा उसी कमरे में ये दस्तावेज भी साथ ही होंगी। यहाँ अगर जरूरत हुई तो बड़े जबरदस्त और तूफानी कमांडो एक्शन की जरूरत होगी। सत्तार सेठ ने अपने तमाम खुफिया जराए को खबरदार कर दिया था जिनका ताल्लुक ताजमहल होटल से था। रूसी वफ्द की बुकिंग एक हफ्ता पहले हो चुकी थी, लेकिन वफ्द के अरकान को जो कमरे अलॉट किए गए थे उनका ऐलान नहीं किया गया था, उन्हें खुफिया रखा गया था।
लेकिन होटल में सत्तार सेठ के जो आदमी मुख्तलिफ काम करते थे, उन्होंने जिस रोज रूसी वफ्द के कमरों की बुकिंग हुई, उसी रोज शाम को आकर सत्तार सेठ को उन कमरों के नाम बता दिए और उन कमरों की निशानदही भी कर दी जो रूसी वफ्द के सरबराह को अलॉट किया गया था। सत्तार सेठ ने उसी रात रेस्ट हाउस में आकर इमरान और जिब्रान को तमाम कमरों के नंबर बता दिए। रूसी वफ्द के सरबराह को 3 कमरों पर मुश्तमिल जो स्वीट अलॉट किया गया था, वो ताजमहल होटल की तीसरी मंजिल पर होटल के जुनूबी हिस्से में था और उसके टीवी लाउंज की 3 खिड़कियां नीचे अकबी लॉन की तरफ खुलती थी। सत्तार सेठ ने कहा, लेकिन ये खिड़कियां इतनी बुलंदी पर हैं कि बाहर से खिड़की तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसके अलावा वहां दीवार के साथ बत्तियां सारी रात रोशन रहती हैं। अगर छिपकली भी दीवार पर चढ़े तो नजर आ जाती है। इमरान ने सत्तार सेठ से पूछा, पार्टी डेकोरेशन के सिलसिले में आपका ताजमहल होटल से अक्सर राब्ता रहता होगा, ये बताइए कि होटल में आपके जासूस किस किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। सत्तार सेठ ने कहा, उसको छोड़ो, आप ये बताएं कि आपको किस किस्म के आदमी की मदद की जरूरत होगी। इमरान बोला, क्या इस अमले में आपका कोई अपना आदमी शामिल है जो आला सरकारी दावतों में खाने की सर्विस वगैरह करता हो। सत्तार सेठ कहने लगा, मेरे आदमी ज्यादातर वहाँ यही खिदमात अंजाम देते हैं। एक हेड बावर्ची भी मेरे लिए काम करता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये लोग मेरे लिए या पैसों के लालच में ये काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल रखा है। क्योंकि अगर ये मालूम हो जाए कि लोग वहाँ पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं तो फिर उनकी खैर नहीं। पुलिस उन्हें उसी वक्त पकड़ कर ले जाएगी और फिर उनकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। इमरान ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह, ये लोग इस्लाम के मुजाहिद हैं। इमरान ने सत्तार सेठ से कहा, क्या इनमें 1-2 ऐसे आदमी भी हैं जिन पर होटल की इंतजामिया पूरा एतमाद करती हो और जो होटल में ठहरे हुए VIP लोगों के कमरे में सर्विस करने आते हों? सत्तार सेठ ने कहा, क्यों नहीं, ऐसे 3 आदमी हैं, 3 जवान आदमी, पढ़े लिखे हैं और VIP लोगों के कमरों की सफाई और बिस्तरों की चादरें बदलने और रात के वक्त कॉफी और दीगर मशरूबात लाने ले जाने की सर्विस उन्हीं के जिम्मे है। इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, बस मुझे उनमें से उस नौजवान से मिलवा दीजिए जो कमरों की सर्विस करता हो। सत्तार सेठ बोला, मैं कल शाम को उसे बुलवा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।